Hello everyone. Let's continue our series of chapter number 1 electric charger fields. Last वीडियो में हमने देखा कि what is Coulomb's law. इस पर्टिकुलर वीडियो में फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि लेट सपोज एक कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल उसका इस तरीके से रखा हुआ है. तो क्या होता था कि जब कोई दूसरा बार मैग्नेट इसके पास ले आते थे, अब ये दूसरा एक्सटर्नल जो, या इसको मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को जब हम पहले वाले बार मैग्नेट के पास ले आते हैं तो क्या होता है कि कितना भी हम इसको पास लाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक दूसरे से ये रिपल हो जाते हैं, इनका ये चिपकते नहीं है. वहीं अगर इसको हम पलट दें, ये बार मैग्नेट अपना पहले वाला है और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, यानी इधर नॉर्थ आ गया और इधर साउथ आ गया. तो ये बिना, जैसे ही थोड़ा सा के बीच का सेपरेशन बचा ही हुआ है, अब ये मैग्नेट क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिंगल बार मैग्नेट इस तरीके से रखा है नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या करता है कि ये मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता होगा जो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट किसी मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाता है. तो इसी रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ चार्ज क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई चार्ज रखा है, ऐसे मान चलते हैं, लेट सपोज ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है और इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है. मान लेते हैं कहीं इंफिनिटी पे कोई चार्ज है जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूं और ये इंफिनिटी पे रखा है, इसका नाम है टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि ये चार्ज जितना छोटा है, लगभग इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो. तो क्या होता है कि ये क्यू नॉट चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स या कोई भी इफेक्ट कैपिटल क्यू की वजह से नहीं लगेगा. लेकिन क्या होता है कि जैसे इस चार्ज को थोड़ा सा इन्फिनिटी से हम आगे ले आते हैं कैपिटल क्यू की तरफ, तो ये अपने ऊपर एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है. कौन? टेस्ट चार्ज. इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं और इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज. और जैसे ये डिस्टेंस हम कम करते जाते हैं, यानी जैसे ही एज दिस क्यू नॉट चार्ज कम्स क्लोजर टू कैपिटल क्यू दैट इज सोर्स चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ता जाता है. यानी डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रही है, दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, तो इसकी ये जो क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इट एक्सपीरियंसेस मोर एंड मोर फोर्स ऑन इट. सो इसका मतलब ये है कि कैपिटल क्यू के रीजन में एक कोई ऐसा फील्ड क्रिएट हुआ होगा जो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्यू नॉट को अफेक्ट कर रहा है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है इस रीजन में, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज So electric field can be defined as it is a region of space in which a test charge या फिर एक एक्सटर्नल चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट. जैसे ये कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास का जो रीजन होगा दैट विल बी अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच इट्स इफेक्ट विल बी वेरी मच इफेक्टिव.
व्हेन एनी क्यू नॉट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, इसके रीजन में जैसे इंटर करेगा अपने ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। इसी को हम बोलते हैं, इस रीजन ऑफ स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, now let's derive the formula to represent correct representation for electric field. Let's say this is the source charge और यहां इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज था। इसको हम इन्फिनिटी से थोड़ा सा क्यू यानी सोर्स चार्ज की तरफ ले आते हैं। तो लेट सपोज ये क्यू नॉट चार्ज यहां पे आ गया। एट दिस मोमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज लेट से आर। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, electrostatic force will be k q naught divided by r square। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है। फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज मतलब अ टेस्ट चार्ज that experiences certain amount of electrostatic force on it has a relation F by Q naught, that is called electric field। तो electric field F upon में Q naught। As we know test charge is really very small, मतलब ये almost zero के बराबर होता है। So for correct representation we should write Q naught tends to 0, F upon में Q naught। अब चूंकि F इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। लेट सपोज यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज Q रखा है, कैपिटल Q, और इसे r डिस्टेंस दूरी पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है। अब इनके दोनों के बीच एक कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F बाई क्यू नॉट को मैंने दिखा दिया लिमिट लगा करके, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ let's put the value of F। So E is equals to K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये Q नॉट नीचे अगेन फिर से लिखा है Q नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। It's a vector quantity and its unit is SI unit is, यहां से निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज SI यूनिट। ओके,
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक क्या बोल सकते हैं कन्वेंशंस बनाए गए हैं। जैसा कि हमको पता है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से डिफरेंट होता है डायरेक्शन वाइज। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इनके रिप्रेजेंटेशन में फर्क रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई प्लस चार्ज है और यहां पर कोई माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज के केस में क्या होता है कि अपने आस जैसा तुमको पता है कि अपने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, माइनस चार्ज भी अपने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियल लाइंस होती हैं और इनका कुछ एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। सिमिलरली ऐसे माइनस चार्ज वाला भी क्या करेगा, अपने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। बार बार फिर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, ये रेडियली, ये लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली निकलती है, मतलब परपेंडिकुलरली नॉर्मली सरफेस से निकलती है। प्लस चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाती हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड in case of positive charges, and in case of negative charge electric field lines are formed radially inward. रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, एक चीज अगर हम और ध्यान से देखें तो हमको ये दिखेगा कि भाई जितना पास हम आएंगे सोर्स चार्ज के उतना ये फील्ड लाइंस क्या है, डेंस है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एज वी मूव क्लोजर टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियली वेरी डेंस, और जैसे दूर जाएंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये कुछ न कुछ किसी न किसी चीज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बेसिकली बताना चाहते हैं कि जितना ज्यादा डेंस फील्ड लाइंस होंगी उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जितनी डेंसिटी कम हो जाएगी, गैप ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक पड़ जाएगी। दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव चार्जेस मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्जेस मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। Let's first discuss electric field due to a system of charges. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर करके हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा था। वैसे ही इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम क्या करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। सो लेट सपोज let
Q1, Q2, Q1 charges. Let's suppose Q1, Q2, Q3 dash dash Qn charges, and there is a point where we want to find the electric field. Let's say that point is P. तो Q1, Q2, देखो Q1, Q2, Q3 और Q4 इस तरीके से डैश डैश करके Qn तक, और एक पॉइंट P है. लेट्स से दिस इज द पॉइंट P. So this is the point P where we want to find the total electric field formed due to Q1, Q2, Q3, Q4. इन सब चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलॉम्स लॉ में यूज किया था, वैसे यहाँ पे भी यूज करना है. अगर हम मान लें कि सारे Q1, Q2, Q3, Q4 सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड होगी. This is the P point where we want to find the electric field. Electric field at point P. This is what we are going to calculate. So Q1 की वजह से रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये कुछ लाइंस इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी. इसको मैं E1 से दिखाता हूं. This is E2 due to second charge. Next is E3 due to third charge. This is E4 due to fourth charge. अभी क्या होगा कि हमको P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई E1 की वैल्यू क्या होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1? E1 का फॉर्मूला होता है भाई, बेसिक फॉर्मूला इज E is equals to K Q divided by R स्क्वायर. मान लेते हैं इनकी पोजीशन वेक्टर्स है R1, R2, R3, R4 और सभी वेक्टर्स हैं. So E1 will be K Q1 divided by R1 square. R1 cap. Similarly E2 K Q2 divided by R2 square and R2 cap. E3 will be K Q3 divided by R3 cap, and E4 K Q4 divided by R4 स्क्वायर है, R4 कैप है. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन P पॉइंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो सारे ही चार्जेस की वजह से बने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा. तो यानी अगर हम मान लें कि EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, तो वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3
प्लस E4 के बराबर। लेट मी इरेज, कहां मिटाऊं, ओके यहां सॉल्व करते हैं। तो यहां से Q1 सॉरी E1 E2 E4 सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू K, Q1 यहां पे करते हैं, EP इक्वल्स E1 प्लस E2 प्लस E3 plus E4. Vector sum. This is what we call principle of superposition, as we have seen in the last class also. Yes. So let's substitute the value of E1, E2 and E4 on all these electric field lines, all these electric fields. So K Q1 divided by R1 square R1 cap plus R4 cap. What is common? K is common. यहाँ पर हो जाएगा Q1 plus Q4 divided by R4 square R4 cap. So electric field at point P becomes K times sigma Qi divided by Ri square Ri cap. ये n तक जाएगा ऐसे ही, चाहे जितने भी चार्जेस होंगे n चार्जेस हैं तो n तक जाएगा, और I initiates from 1. So this is the net electric field at point P due to presence of multiple charges. Okay, now let's discuss the next topic, that is related to few more points of electric field. जैसे हमने अभी देखा कि अगर प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, और अगर माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। Important points
रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट है फर्स्ट, पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है और ये रेडियली इनवर्ड। इसी फिगर को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि नियर द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे गिरने लगी, इनके बीच गैप बढ़ने लगा। तो ये बात इंडिकेट करती है एज द क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इट मींस वहां पे उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सो सेकंड पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ लाइंस अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस रीजन पर या उस पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज प्लस चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है और माइनस चार्ज रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती है। सेकेंड पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा, जहां पे डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वीक होगा वहां पर। सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट इज they possess spherical symmetry. Electric field lines possess spherical symmetry. स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज ऐसा रहा होगा जरा इस टेस्ट चार्ज को हम 3D में विजुलाइज करते हैं तो क्या होगा कि अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रहा होगा तो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा चारों तरफ। तो ये अगर टेस्ट चार्ज को हम 3D में रखते हैं तो क्या होगा कि किसी डिस्टेंस r पर, मतलब इसका ये है कि अगर 3D फिगर में हम r डिस्टेंस लेकर के एक कोई शेप बनाए इमेजिनरी तो वो स्फेरिकल शेप होगा और हर एक पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर सेंटर ऑफ स्फीयर से r दूरी पे होगा। जाहिर सी बात है भाई, स्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। तो कहने का मतलब यह है कि r डिस्टेंस दूरी पर फ्रॉम दिस चार्ज देयर इज गोइंग टू बी अ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब अगर हम मान लें कि यहाँ पे कोई एक स्फीयर होगा तो उसके सरफेस पे हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम अमाउंट का या सेम मैग्नीट्यूड का होगा। फोर्थ पॉइंट, फील्ड लाइंस originates normally from surface। लेट से ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो हमेशा इसके नॉर्मल होंगी। और अगर कहीं पे ऐसा कोई फिगर बना है
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे निकली है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लाइंस पे एक मैं क्वेश्चन अगर दूं, तो लेट सपोज एक कोई डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ए बी सी तीन पॉइंट्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, अगर इन दोनों के बीच गैप बराबर है और ये बीच में है, मतलब ए और सी पॉइंट मिड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, whereas electric field at point A and electric field at point, sorry, my mistake, wait, electric field at point B will be equal to electric field at point C, and electric field at point A and at C will be greater than the electric field at point C, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है, यानी गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस ज्यादा है, और यहाँ पे गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस कम, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा फील्ड लाइंस की, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट हुआ होगा। सो दैट्स इट। I think fifth point is field lines originate from positive charge and terminates into negative charge. That means ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसको इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज माने तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, लेकिन माइनस चार्ज होने की वजह से क्या करेगा कि जो फील्ड लाइंस इस तरीके से जाना चाहती थी वो जाकर के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होंगी जो एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड जाना चाहती थी, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कुछ फील्ड लाइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और इधर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है कि जाना चाहती है सीधा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऐसे थोड़ा सा कर्व हो गई है और आकर के ऐसे बहुत कहीं लंबी दूरी से लंबा कर्व बना करके यहाँ से आकर टर्मिनेट हो जाती है, और ये आगे भी टर्मिनेट हो जाती है। और जो ये दो स्ट्रेट लाइंस है बीच की, ये इन्फिनिटी से आकर के वापस से मिल जाती है। स्ट्रेट लाइंस इन्फिनिटी से कर्व बनाती हुई आकर के वापस से पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में आकर टर्मिनेट हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। दिस इज द करेक्ट स्केच
for the representation of electric field lines originating from the positive charge and terminating to negative charge. अगर दोनों ही प्लस प्लस हो जाए उस केस में कैसा स्केच बनेगा, लेट्स ड्रॉ दैट. Obviously, if there are two positive charges side by side, so their electric field lines will be repelled by each other. Let's say this is Q1 and this one is Q2, and Q1 is equal to Q2 magnitude wise. तो ये जो फील्ड लाइंस चारों दिशाओं में फैलना चाहती थी वो इसकी वजह से रिपेल हो जाएंगी. तो जो ऐसे फील्ड लाइन जाना चाहती थी वो ऐसे ना जा करके कुछ इस तरीके से वेट ये एक्चुअली चाहती थी कि सीधा निकल जाए हम, लेकिन इसकी वजह से ये रिपल हो गई और ये इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपल कर दिए. रेडिली आउटवर्ड. सिमिलरली यहां पे भी ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ किया है, ये दिखाता है कि भाई ये जो चार्जेस है Q1 और Q2 अगर इनके बीच ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तभी ये जो लाइंस है वो बिल्कुल मिड से एक दूसरे को बराबर स्ट्रेंथ में एक दूसरे को रिपेल की हुई है. Q1 बराबर Q2. ओके, सो नाउ हाइपोथेटिकली अगर हम मान लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ड्रॉ द स्केच फॉर Q1 ग्रेटर देन Q2. तो उसका जो स्केच होगा क्या होगा कि Q1 जो होगा ना वो थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और Q2 का थोड़ा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो छोटा है. तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है थोड़ा यहां तक फैल जाएंगे और इसका थोड़ा सा और ज्यादा कंप्रेस होकर छोटी हो जाएंगी. This is Q1 and this one is Q2.
Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये जो पैरेलल लाइन है थोड़ा शिफ्ट है Q2 की तरफ, ये दिखाता है कि Q1 का जो फील्ड है, फील्ड रीजन है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी बड़ा फील्ड है Q1, एंड इसका फील्ड छोटा है बिकॉज Q1 इज ग्रेटर देन Q2।